गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही है तुम लोगों को? निहारिका, दीपक। यस सर, आ रही है। तो कल अपन ने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हो अपने को, किसी भी स्ट्रेट लाइन पे दो पॉइंट दे रखे हो तो उसकी स्लोप अपन निकाल सकते हैं। क्या फॉर्मूला था वो? अगर x1 y1 x2 y2 पॉइंट दे रखे हो तो क्या फॉर्मूला होता है स्लोप निकालने का? y2 minus y1 upon x2 minus x1. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, यानी कि इसकी हेल्प से अपन टेन थीटा निकाल सकते हैं ना। उस एंगल, जो एंगल वो इंक्लिनेशन होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे जो एंगल होगा उसका टेंजेंट निकाल सकते हैं अपन। और अगर मान लो एंगल की जो वैल्यू है वो नॉन आ जाती है, अगर स्लोप 1 है, एक बार को समझना कि अगर मान लो किसी लाइन की जो स्लोप है वो 1 आ जाती है तो इसका मतलब उस लाइन ने कितना एंगल बनाया होगा एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने पे? बोलो। So 45 degree. 45 का एंगल बनाया होगा। और अगर m की वैल्यू -1 है तो m की वैल्यू -1 है तो 0 से 180 के बीच में m की वैल्यू -1 कहाँ होती है? बोलो। निकाल 135. सकते हो ना 135 पे। पूरी ट्रिग्नोमेट्री देखी अपन ने। तो इस तरीके से अगर मान लो कुछ नॉन वैल्यूज है तो उनकी हेल्प से अपन एंगल भी निकाल सकते हैं फिर स्लोप निकाल के। तो स्लोप काफी इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी लाइन की यूनिकनेस को रिप्रेजेंट करने के लिए। उससे अपने को पता चल जाता है कि किस डायरेक्शन में जा रही होगी वो लाइन। लेकिन स्लोप एकमात्र अगर चीज दे रखी हो तो उससे अपने को पूरी लाइन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, क्योंकि कई सारी लाइन जो आपस में पैरेलल होती है उनकी सभी की स्लोप इक्वल होती है। तो अपन ने स्लोप का फॉर्मूला देखा था, दो पॉइंट दे रखे हो तो x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, सॉरी y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, डिफरेंस ऑफ कोऑर्डिनेट्स अपॉन डिफरेंट ऑफ एक्सिस आल्सो। अब अपन देखेंगे कि जो स्लोप है उसी के बारे में देखेंगे इस वाली एक्सरसाइज में। जो स्लोप है, अगर मान लो दो लाइन पैरेलल है तो उनकी स्लोप अलग अलग, दो लाइन है वो पैरेलल है या दो से ज्यादा, तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा? अगर दो लाइन आपस में परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप में आपस में क्या रिलेशन होगा? फिर बाद में अपन नेक्स्ट सेक्शन में देखेंगे कि अगर मान लो दो लाइन के बीच में कोई एंगल है और उनकी स्लोप दे रखी हो तो क्या स्लोप की हेल्प से मैं उनके बीच में जो एंगल है उसको फाइंड आउट कर सकता हूँ। अपन देखेंगे फिलहाल कंडीशन देखेंगे कि अगर कोई दो लाइन पैरेलल या परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप में आपस में क्या रिलेशन होता है। दो लाइन है अलग, L1 L2, और उनकी स्लोप दे रखी है M1 M2। तो अगर एक बार पैरेलल है तब उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, एक बार परपेंडिकुलर है तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, ये अपन देखेंगे। तो कंडीशन ऑफ parallelism and perpendicularity of straight lines। पैरेललिज्म मतलब पैरेलल होना, लाइन का पैरेलल होना। परपेंडिकुलरिटी मतलब अगर परपेंडिकुलर है लाइन तो उनकी स्लोप में क्या रिलेशन होगा, क्या कंडीशन बनेगी, उसको अपन फाइंड करेंगे यहाँ पे स्ट्रेट लाइंस। और ऑब्वियस सी बात है अपन जो बात करेंगे वो नॉन वर्टिकल लाइन के लिए बात करेंगे, क्योंकि वर्टिकल लाइन की जो स्लोप होती है वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन की स्लोप क्या होती है? बोलो। Not defined. नॉट डिफाइंड होती है। तो अपन जहां पे भी बात करेंगे वो नॉन वर्टिकल लाइन के लिए ही बात करेंगे। देखो अपन पहले अपन बात करते हैं पैरेलल की, है ना। इफ पहले अपन बात करेंगे केस 1 से, मान लेते हैं जब लाइन पैरेलल है ना। लेट L1 L2 आर टू नॉन वर्टिकल लाइन, नॉन वर्टिकल लाइन्स which are, हाँ इस तरीके से करते हैं देखो, नॉन वर्टिकल लाइन्स whose slopes are, L1 की जो स्लोप है वो है M1 इक्वल टू 10 अल्फा 1
एंड m2 इक्वल टू 10 अल्फा 2 रेस्पेक्टिवली। जो L1 लाइन है उसकी स्लोप 10 अल्फा 1 है, और M2 जो स्लोप है, M2 जो लाइन है उसकी स्लोप 10 अल्फा 2 है। तो आप लोग बताइए जो L1 लाइन है वो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंटी क्लॉकवाइज मेजर करने में कितना एंगल बना रही होगी? जो L1 लाइन है, बोलो। Sir, alpha 1. अल्फा 1 एंगल बना रही होगी। और जो दूसरी वाली लाइन है ये कितना एंगल बना रही होगी? Alpha 2. अल्फा 2। ठीक है, तो अब अपन केस बना लेते हैं इनके लाइन के लिए। दो लाइन बनाते हैं। नॉन वर्टिकल लाइन है, obvious सी बात है, ये हो गई L1, ये है मेरी लाइन L1, और एक और लाइन बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये वाली लाइन है L2। इसकी स्लोप M2 है 10 अल्फा 2, तो ये एंगल अल्फा 2 हो जाएगा और ये वाला एंगल अल्फा 1 हो जाएगा। अपन दो बात मान के चलते हैं, केस इसको दो तरीके से अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट है ना, इसी का पार्ट फर्स्ट अपन देखते हैं कि फर्स्ट पार्ट में इफ लेट है ना, देखो लेट अब की बार जो गिवन है ना, गिवन है लेट L1 पैरेलल टू L2, ये गिवन है। ठीक है, इसका यूज करके अपन स्लोप में क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, वो चीज अपन यहाँ पे डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। देखो अगर L1 L2 के पैरेलल है तो क्या ये दोनों एंगल देयरफॉर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 हो जाएंगे क्या? अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 हो जाएंगे, क्या कारण इनका, बोलो। Corresponding angles. हाँ, क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है, दो पैरेलल लाइन है, आपने माना है इस बार पैरेलल है ना, पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी। ये जो एक्स एक्सिस है अगर ये ट्रांसवर्सल की तरह एक्ट करेगी तो जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो इक्वल है। यहाँ पे अपन लिख देंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, तो अब मैं दोनों तरफ अगर मान लो दो एंगल ही इक्वल है, जैसे 35 35 है या 60 60 है, तो उनका अगर कोई भी फंक्शन लोगे साइन लोगे दोनों तरफ तो वो भी वैल्यू इक्वल आएगी। अगर मान लो इधर अल्फा 1 है इधर भी अल्फा 1 है, दोनों तरफ अगर मैं टेंजेंट ले लूं तो 10 अल्फा 1 भी 10 अल्फा 2 के इक्वल होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो ये तो यही बात होगी ना कि मान लो 1035 तो 1035 के इक्वल होगा ही होगा, ये दोनों एंगल इक्वल ही तो है, अल्फा 1 जितना है उतना ही अल्फा 2 है, तो उनका टेंजेंट भी आपस में इक्वल होगा। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो अब ये 10 अल्फा 1 इस लाइन के लिए क्या है, M1 के लिए, सॉरी L1 के लिए 10 अल्फा 1 क्या है, बोलो। Sir, slope. स्लोप है, तो यानी कि ये तो हो जाएगा M1 और ये हो जाएगा M2। अब की बार देखो आप क्या लेके चले थे, आप लेके चले थे कि L1 पैरेलल है L2 के, तब उनकी स्लोप में रिलेशन आ जाएगा कि उनकी जो दोनों स्लोप है वो इक्वल है। अब उल्टा लेके चलते हैं, इस बार दे रखा होगा ये कि अगर मान लो ये प्रूफ आ सकता है ना, ये प्रूफ आ सकता है, इसका दो तरीके से चलता है प्रूफ, कि दे रखा है कि पैरेलल है तो प्रूव करो कि स्लोप इक्वल है। एक आ सकता है कि दे रखा है कि स्लोप इक्वल है तो प्रूव करो कि फिर पैरेलल है। दोनों में समझ में आ रहा है, कन्वर्ट हो गया एक तरह से। आपको समझा देता हूं मैं कि अगर मान लो ये दे रखा हो कि लाइन जो है वो पैरेलल है, अगर पैरेलल है तो आपको प्रूव करना है कि जो लाइन का स्लोप है वो इक्वल होती है। दूसरी बार में ये दे रखा होगा कि स्लोप इक्वल है, तब प्रूव करोगे लाइन पैरेलल है, तो ये इसका कन्वर्ट्स हो जाएगा। ये तो थ्योरम हो गई। अब की बात करते हैं इसके कन्वर्ट्स की, यहीं पे नीचे। अब बात करते हैं ये जो स्टेटमेंट अपन ने देखा था इसके कन्वर्ट्स की। कन्वर्ट्स में मैं क्या मान के चलूं इस बार लेट, ये जो दो लाइन है मेरे को नहीं पता है पैरेलल है या नहीं है, लेकिन ये इनकी जो स्लोप है वो इक्वल है, M1 इक्वल टू M2 है, ये दे रखा है इस बार, ये गिवन है। इसकी हेल्प से अपन को प्रूव करना है कि पैरेलल है। यहाँ पे ये गिवन था और ये अपन ने प्रूव किया था। अब की बार ये गिवन है तो उल्टा प्रूव करना है कन्वर्ट। तो कैसे प्रूव करें, M1 की जगह वैल्यू रख दो 10 अल्फा 1 और यहाँ पे वैल्यू रख दो 10 अल्फा 2। तो अपन पूरी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, तो मेरे को पता है, इस बात बताना है अल्फा 1 और अल्फा 2 की जो वैल्यूज है वो कहां से कहां तक जा सकती है, 0 से 180 के बीच में। ठीक है,
Yes, sir. और अल्फा 2 जो है वो भी 0 से 180 के बीच में। और एक और कंडीशन है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 90 नहीं है, ये भी 90 नहीं है और अल्फा 2 भी 90 नहीं है। तो जब अपन टेंजेंट का ग्राफ देखते हैं, अगर देखो जो टेन थीटा का अगर आपको ग्राफ थोड़ा याद हो तो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है। ये है 0 से π/2 और फिर आगे बनता है इस तरीके से। तो अपने को तो ये देखो, ये 0 है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, आगे 3π/2 होता है। आपको केवल इतने से ग्राफ से मतलब है अभी 0 से π/2 के लिए। तो ये ग्राफ बनेगा 10 का, ये वाला और ये वाला। दिख रहा है ग्राफ? 10 का ग्राफ ऐसा ही बनता है, देखो। Yes, sir. तो क्या देखो, 0 से 180 के बीच में आपको कहीं पे भी ऐसी वैल्यूज मिल रही है जब अलग अलग वैल्यूज हो और वैल्यू सेम आए। कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा। जैसे क्या मतलब है, मैं पूछा क्या चाह रहा हूँ, देखो ऐसे जैसे 0 से 180 के बीच में मैं आपको बोलूं जो अपना साइन है, साइन जो है वो इस तरीके का कर्व होता है, ये 0 π/2 ये 180। तो मैं आपको ये बोलूं कि यहाँ पे ये जो वैल्यू है ना साइन की, इस वाली वैल्यू पे और इस वाली वैल्यू पे वैल्यू सेम मिल रही है आपको, y की सेम वैल्यू मिल रही है यहाँ पे और यहाँ पे। यानी Yes, कि sir. साइन π/4 साइन 45 पे और साइन 135 की वैल्यू आप निकाल के देखो कितनी आ रही है, सेम आ रही है दोनों की वैल्यू। साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 आती है और साइन 135 की वैल्यू भी 1/√2 ही आती है। ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? Yes, बोलो। sir. तो आप लोग आगे की क्लास में देखोगे कि इनको मेनी वन फंक्शन बोलते हैं, पर कि अलग अलग वैल्यूज के लिए सेम वैल्यू मिल रही है 0 से 180 के बीच में। बट क्या टेंजेंट के साथ में भी ऐसा? तो इसको डायरेक्ट चेक करने का तरीका ये होता है कि आपको वैल्यू निकाल के चेक करने की जरूरत नहीं है। जैसे एक एग्जांपल मैंने बता दिया, कई सारे नहीं होंगे ऐसे, देखो ना, कई सारे वैल्यू मिल जाएंगे आपको। अगर साइन की बात करें तो ऐसा कर्व होता है 0 से 180 के बीच में। तो इसका मतलब यहाँ पे जो वैल्यू है x की और यहाँ पे जो वैल्यू है इन दोनों x1 x2 पे वैल्यू जो मिल रही है y की सेम मिल रही है। यहाँ पे जो वैल्यू है x1 की, यहाँ पे जो वैल्यू x2 की, इन दोनों पे वैल्यू जो मिल रही है साइन की वो सेम मिल रही है। ये अपन ने देखा था, पूरा निचोड़ देखा था, ट्रिग्नोमेट्री काफी आराम से पढ़ा था अपन। तो अब बात करें क्या इसमें भी ऐसी ऑब्जर्वेशन दिख रही है तुम्हें कि एक में इसको बोलते हैं अपन हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट, कि आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो उस कर्व में और अगर वो एक से ज्यादा जगह कट जाए तो वो उसका मतलब फिर वो ऐसा हो जाएगा, मेनी वन फंक्शन हो जाएगा कि अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू मिलेगी। तो क्या यहीं पे इस कर्व में मैं कहीं पे भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा तो क्या ऐसा हो सकता है कि दो जगह कट कर जाए इस कर्व को 0 से 180 के बीच में? बोलो बोलो। No, sir. तो नो इसका सर। मतलब अगर वैल्यूज इक्वल है तो वो एंगल भी इक्वल होने ही पड़ेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे मान लो अल्फा 1 की वैल्यू 45 है और अल्फा 2 की वैल्यू 135 है 0 से 180 के बीच में, तो भी इक्वल हो सकते हैं। मतलब ये है कि साइन अल्फा 1 इक्वल टू साइन अल्फा 2 जो है, इसके केस में, साइन के केस में साइन अल्फा 1 इक्वल टू साइन अल्फा 2 होना इस बात की गारंटी नहीं देता है कि अल्फा 1 भी अल्फा 2 के इक्वल होगा ही सही। क्योंकि आपको एक सामने एक एग्जांपल तो मैंने पेश कर दिया, ये बात समझ में आ रही है आपको कि अगर साइन अल्फा 1 इक्वल टू Yes, साइन अल्फा sir. 2 है तो ये इस चीज की गारंटी नहीं देता है कि एंगल भी इक्वल होंगे, अलग अलग हो सकते हैं। बट इस केस में तो 0 से 180 के बीच में टेंजेंट के केस में ये गारंटी है कि अगर टेंजेंट इक्वल है दो एंगल के तो वो एंगल इक्वल होने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये मिनिमम फंक्शन नहीं है। दो अलग अलग वैल्यू पे सेम वैल्यू, दो अलग अलग एक्स की वैल्यू के लिए सेम वैल्यू वाई की नहीं मिल रही है अपने को। क्लियर है ये बात आपको? बोलो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर टेन अल्फा 1 इक्वल टू टेन अल्फा 2 है 0 से 180 के बीच में, तो ये इस बात की गारंटी देता है कि अल्फा 1 और अल्फा 2 इक्वल होंगे ही होंगे। ये बात आ गई समझ में? बोलो। Yes, sir. तो यहां से अपन ये कंक्लूड कर सकते हैं, ध्यान रखना साइन होता तो नहीं कर पाते, ठीक है, साइन होता तो फिर नहीं कर पाते। मैंने आपको कहा था कि जैसे जैसे अपन चैप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों अपन जो स्लोप है, ठीक है, इंक्लिनेशन तो आपने बता दिया कि भाई इंक्लिनेशन की एक यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, इसकी वजह से आपने जो एंटी क्लॉकवाइज में एंगल मिलता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन बोल देते हैं। लेकिन उस इंक्लिनेशन का आपने टेन ही क्यों लिया, जबकि आपके पास में तो साइन कोस टेन कोट से कोसेक 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। तो एक जो आगे और भी चीजें आएगी, एक कंडीशन तो उसकी ये है कि ऐसी कोई सिंपल अपन रिलेशन नहीं निकाल पाते हैं। फिर अगर मान लो दो लाइन पैरेलल भी होती तो उनकी स्लोप में फिर इतने सिंपल रिलेशन नहीं निकल पाते पैरेलल और परपेंडिकुलर में, जितने की 10 से निकल जाते हैं। एक कारण ये है, आगे और भी कारण देखेंगे कि अपन कितनी जटिल इक्वेशन बन जाती है अगर अपन साइन अल्फा 1 साइन अल्फा लेते, जो एंगल है इंक्लिनेशन उसका साइन लेते और फिर उसको स्लोप बोलते,
तो आगे अपन देखेंगे इक्वेशन ही काफी अजीब सी बन जाती है, इससे इक्वेशन भी इजी बनती है और जो रिलेशन है वो भी सिंपल सिंपल से रह जाते हैं। ठीक है, अपने को अल्टीमेटली काम तो इंक्लिनेशन से ही है। तो देखो अब, तो यहाँ पे ये कंडीशन है 0 से 180। याद रखना अगर 0 से 180 नहीं होता, 0 से 2 पाई होता। एक और चीज मैं बता दूं आपको, इन चीजों को भी ध्यान रखा करो, वैसे आपको तो डायरेक्ट लिखना ही है। एक बात समझना, अगर tan अल्फा 1 tan अल्फा 2 है और जो अल्फा 1 है वो 0 से 360 के बीच में वेरी कर सकता है और अल्फा 2 भी 0 से 360 के बीच में वेरी कर सकता है, तो क्या तब आप इससे बोल सकते हो अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2? बोलो। No, sir. नहीं बोल सकते अपन, फिर क्योंकि ये जो कर्व है वो ये वाला पार्ट भी आएगा इसमें, और ये देखो फिर कटने लग जाएगा। ठीक है ना, तो ये कंडीशन है, ये दे रखा है, इसीलिए अपन यहां से बोल सकते हैं कि tan अल्फा 1 इक्वल टू tan अल्फा 2 है। दो चीजें मैंने आपको बता दी कि अगर अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 1 और अल्फा 2 दोनों 0 से 180 के बीच में है और साथ ही साथ फंक्शन भी टेंजेंट है, तब अपन अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 बोल सकते हैं, टेंजेंट या कोड जो भी होता। लेकिन साइन होता तो नहीं बोल पाते आप। तो यहाँ पे हो जाएगा अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 और अल्फा 1 इक्वल टू अल्फा 2 है तो कन्वर्स लगा दो। जब दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल के एक इंटरसेक्ट करने पे अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं तो लाइन क्या होती है? पैरेलल होती है। कन्वर्स थ्योरम लगा दी। आपको थ्योरम का आइडिया होगा, 9th क्लास में थ्योरम ही तो आती है पूरी तरीके से। दो थ्योरम होती है, यहाँ पे जो अपने यूज करिए वो डायरेक्ट थ्योरम है। यहाँ पे कि अगर लाइन पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे, अगर लाइन पैरेलल है एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करे तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। इसका उल्टा स्टेटमेंट कि अगर मान लो दो लाइन को एक ट्रांसवर्सल के इंटरसेक्ट करने पे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो कन्वर्सली ये जो लाइन है वो पैरेलल हो जाएगी। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन यूज कर रहे हैं उस थ्योरम का कन्वर्स। Therefore, L1 equal to L1 will be parallel to L2. L1 parallel to L2। यहाँ पे मैं पूरी थ्योरम लिख देता हूँ ताकि आपको आइडिया रहे। When a transversal intersect two lines and corresponding angles so formed are equal, then lines will be parallel to each other। ठीक है, ये है इस वाली का कन्वर्स हो गया। ये अगर मेन थ्योरम हो तो ये कन्वर्स हो जाता है, ये मेन थ्योरम होती है तो इसको कन्वर्स बोल देते हैं। तो दोनों चीजें हो गई। तो इसका मतलब ये है कि अगर लाइन पैरेलल है तो स्लोप इक्वल होती है, अगर स्लोप इक्वल है तो लाइन पैरेलल होती है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि दो लाइन पैरेलल होगी इफ एंड ओनली इफ उनकी स्लोप जो है वो इक्वल हो। इफ एंड ओनली इफ का वर्ड आया पहले भी आपके, क्या आप इस चीज से वाकिफ हो? इफ एंड ओनली इफ वर्ड से टू वे इंप्लीकेशन जो है Yes, sir. आया है पहले। इसका मतलब क्या होता है कि दो टू वे इंप्लीकेशन है कि अगर इधर जो लिखा हुआ है ऐसा होगा तो ऐसा हो जाएगा, अगर ऐसा लिखा हुआ है इधर वाला तो ये हो जाएगा। इस एक वन वे इंप्लीकेशन का मतलब ये है कि अगर इधर वाला कुछ पार्ट लिखते हैं ना अपन तो ऐसा है तो फिर ऐसा हो जाएगा, इस तरीके से होता है ना। तो ये होता है टू वे इंप्लीकेशन इफ एंड ओनली इफ, यानी कि इधर वाली बात ट्रू है तो इधर वाली हो जाएगी, अगर कभी इधर वाली बात ट्रू है तो इधर वाली भी ट्रू हो जाएगी। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि अगर लाइंस पैरेलल है इफ एंड ओनली इफ उनकी स्लोप जो है वो इक्वल होगी। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन एक नोट लिखते हैं यहाँ पे, ये जो मैंने बोला उसी को। चलो
देखो नोट लिखते हैं अपन, ये जो अपन ने अभी देखा था कि टू लाइंस L1 L2 विल बी पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। नोट अपन लिखेंगे टू नॉन वर्टिकल लाइंस है ना, ये इंपॉर्टेंट है, नॉन वर्टिकल लाइंस will be parallel to each other if and only if and only if their slopes are equal। तो आगे से अगर अपने को दो लाइन पैरेलल दे रखी होगी तो अपनी कंडीशन का यूज करेंगे कि दोनों स्लोप इक्वल होती है। इसका मतलब ये होता है कि L1 पैरेलल L2 होना इफ एंड ओनली इफ, ये साइन है इफ एंड ओनली इफ का, M1 इक्वल टू M2। ठीक है ना, ये होता है टू वे इम्प्लीकेशन जो है। इसका स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं अपन परपेंडिकुलर की। दो लाइन परपेंडिकुलर होगी तो क्या उनकी स्लोप में भी कोई रिलेशन होगा, उसको डिफाइन करने की कोशिश करते हैं। आई होप आपको क्लियर होगी ये वाली बात अच्छे से। और कुछ बच्चे ये वाला बहाना लेके नहीं बैठे रहे कि ऑनलाइन चलती है तो कुछ समझ में नहीं आता है। सब कोशिश करोगे तो सब कुछ समझ में आता है, जैसी परिस्थिति होती है उसमें डलने की कोशिश क्या करो। केस 2, अगर तुम मेंटेलिटी ये बना के रखोगे तो नहीं आएगा समझ में। अब तो वो टाइम आ गया है कि बच्चे जेई वगैरह ही क्रैक कर लेते हैं ऑनलाइन कोचिंग करके, और तुम लोगों से 11th का कवर नहीं हो पा रहा है। ये अगर आदमी ने एक बार सोच लिया कि ये नहीं हो पाएगा, ऑनलाइन नहीं हो पाता है मुझसे, घर वालों को भी मैं इस चीज के लिए कन्विंस कर लूंगा, क्योंकि दिमाग में अगर आपकी एक बात बैठ गई ना तो आप लोग सोचोगे कि बाद में पापा डांटेंगे तो बोल देंगे आंखें दर्द करने लग जाती है ऑनलाइन में, कुछ समझ में नहीं आता है, नेटवर्क इश्यू आ जाता है, कई सारे हजार तरीके। इसलिए अपने आप को धोखा देना बंद करो। केस 2 है, लाइन परपेंडिकुलर है, इस बार मैं पहले डायग्राम बना दूं आपके सामने। दो लाइन बनाते हैं, एक लाइन है ये वाली अपनी L1, इसके परपेंडिकुलर एक और लाइन बनाता हूं मैं यहाँ पे, ये है लाइन L2। ठीक है, वापस दो ही केस मान के चलेंगे, एक बार परपेंडिकुलर से कंडीशन निकालेंगे, फिर एक बार जो कंडीशन है उसका यूज करके फिर अपन देखेंगे कि लाइन परपेंडिकुलर होती है या नहीं होती। L1 जो एंगल बना रही है वो α1 है, L2 जो एंगल बना रही है वो α2 है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं। लेट टू नॉन वर्टिकल लाइंस L1 and L2 have slopes M1 equal to tan α1 and M2 equal to tan α2 respectively। M1 की वैल्यू पता चल गई, L2 की α2 की वैल्यू पता चल गई। एक चीज मैं आपको इससे पहले बता दूं, एक चीज पहले बता दूं मैं आपको, देखो एक बात समझो,
इधर की बात कर लेते हैं, फिर बाद में अपन इधर के डिस्कशन बाद में करेंगे। मान लो दो लाइन परपेंडिकुलर है, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर तो इस तरीके की कुछ ओरिएंटेशन बनेगा। ये लाइन L1 है, ये लाइन L2 है, यहाँ पे ये एंगल बन रहा है α2, ये वाला एंगल बन रहा है, ये वाला α2, ये वाला α1 में एंगल बन रहा है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 90 डिग्री का है। तो अगर आपको एक थ्योरम याद है तो यहाँ पे α2 इक्वल टू 90 प्लस α1 हो जाएगा। क्या आपको ऐसी कोई थ्योरम याद है? अगर नहीं है तो मैं बता देता हूँ, Yes, एक बार बता sir. दो। कौन सी थ्योरम है ये? एंगल की। एक्सटीरियर एंगल की है। अगर किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करने पे जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो बाकी के दो इंटरनल एंगल के सम के इक्वल होता है। ऐसी एक थ्योरम होती है ट्राइंगल में। मान लो यस सर। ये ट्राइंगल है अपना, इस वाली साइड को बढ़ा दोगे तो जो एक्सटीरियर एंगल बनेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के इक्वल होगा। इसी तरीके से इसको आगे बढ़ा दोगे तो यहाँ जो एंगल बनेगा वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। ठीक है ना? तो ये एक्सटीरियर एंगल वाली थ्योरम है, इसी का यूज करके ये चीज आ गई अपने पास में। तो इसका मतलब ये भी हो गया फिर कि α2 माइनस α1 इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बोलो। यस सर। Yes, तो एक sir. बात समझो कि अपने इसी कंडीशन का यूज करके कि दोनों के बीच में एंगल 90 है, इस तरीके के एंगल बन रहे हैं, तो ये चीज प्रूव करी। तो क्या मैं ये भी बोल सकता हूँ फिर कि मान लो अगर कभी ऐसा हुआ कि उनके इंक्लिनेशन का जो डिफरेंस है वो 90 हुआ तो लाइन परपेंडिकुलर होगी? डेफिनेटली होना पड़ेगा। अगर मान लो उनके इंक्लिनेशन में डिफरेंस 90 का है, मतलब क्या है मेरा? ये मतलब है मेरा कि मान लो एक लाइन जो है, देखो अभी आपके सामने हो जाएगा ये वाला प्रूफ ही। ये वाली जो लाइन है वो एंगल बना रही है यहाँ पे, लेट सपोज 30 डिग्री का एंगल बना रही है। ठीक है ना? ये वाला 30 डिग्री का एंगल बना रही है और एक कोई लाइन और दूसरी है, मेरे को नहीं पता है परपेंडिकुलर है या नहीं है। L1 जो लाइन है वो 30 का एंगल बना रही है, एक जो लाइन और है वो 120 का इंक्लिनेशन है। ध्यान रखना, एंगल बना रही है मतलब इंक्लिनेशन। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज मेथड। ये 30 का बना रही है, ये 120 का बना रही है। ये परपेंडिकुलर है या नहीं ये नहीं पता, लेकिन ये तो पता है कि इन दोनों के इंक्लिनेशन में जो डिफरेंस है वो 90 का है। दिख रहा है आप लोगों को? बोलो। Yes, sir. ठीक है, तो अगर ये है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बोलो। So 60 degree. 60 हो गया, तो ये वाला कितना हो गया? 90. 90। 90 हो गया। इसका मतलब लाइन परपेंडिकुलर हो गई। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर लाइन परपेंडिकुलर होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होती है तो उनके जो डिफरेंस इंक्लिनेशन में वो 90 होता है। और अगर इंक्लिनेशन में डिफरेंस 90 है तो ऑटोमेटिकली अपन बोल सकते हैं कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना? चलो अब अपन करते हैं क्वेश्चन में। ये वाली बात आपको समझ में आ गई? तो जो चीजें मैं लिखवाता नहीं उसके अलावा कई सारी चीजें एक्स्ट्रा बताता हूँ, उनको ध्यान रखा करो आप लोग, या तो नोट कर लिया करो अपने नोट्स में कहीं। चलो अब करते हैं अपन स्टार्ट। पहले अपन ये मान के चलेंगे कि परपेंडिकुलर है, उसकी हेल्प से रिलेशन निकालेंगे, फिर उस रिलेशन को मान के चलेंगे और फिर परपेंडिकुलर को प्रूव करेंगे। अपन मान लेते हैं फर्स्ट, पहले अपन मान लेते हैं कि लेट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ये दे रखा है इस बार, है ना? इससे अपन रिलेशन क्या हो सकता है वो निकालने की कोशिश करते हैं। अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, इसका मतलब इस वाला जो ये जो फिगर बन रहा है आपका, इसमें α2 इक्वल टू α2 90 α1 प्लस 90। प्लस α1 हो जाएगा। ये अपन ने यूज किया है एक्सटीरियर एंगल की जो थ्योरम होती है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम ऑफ ट्राइंगल। कौन से ट्राइंगल में यूज करी तो आप यहाँ पे नाम दे सकते हो, एबीसी जो भी देना तो। ठीक है, तो ये हो गया। दोनों तरफ टेंजेंट ले लो, एंगल इक्वल है तो टेंजेंट तो इक्वल होंगे, ये तो ऑब्वियस सी बात है ना? tan α2 इक्वल टू tan 90 प्लस α1, ये है tan α2। ये कितना हो जाएगा बताओ? 90 प्लस अल्फा, 90 प्लस थीटा क्या होता है? tan 90 प्लस थीटा। बोलो। Minus cot theta. माइनस कोट थीटा हो जाएगा ये। ठीक है ना? यानी कि माइनस कोट α1 हो जाएगा।
ये है टेन अल्फा टू, और इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस वन अपॉन टेन अल्फा वन, लिख सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये है अपना m2 और ये है माइनस वन अपॉन m1। ये m2 बन गया, ये माइनस वन अपॉन m1 बन गया। तो यहाँ से अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके बीच में जो रिलेशन है वो ये आ गया कि उनके दोनों का जो प्रोडक्ट है वो माइनस वन के इक्वल होता है, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। ये होती है कंडीशन परपेंडिकुलरिटी की। पैरेललिज्म की कंडीशन क्या होती है, m1 इक्वल टू m2। परपेंडिकुलरिटी की कंडीशन क्या होती है, m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, यानी कि जो स्लोप है उनका प्रोडक्ट माइनस वन होगा। बट अपन देखते हैं कि क्या अगर प्रोडक्ट माइनस वन है तभी भी लाइन परपेंडिकुलर प्रूव कर सकते हैं, उल्टा लेके चलेंगे, इस बार कन्वर्स प्रूव करने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। ये बात तो आई थिंक सबको क्लियर होगी। अब अपन लेके चलेंगे उल्टा, है ना, कन्वर्स। लेट m1 m2 इक्वल टू माइनस वन। क्या कर रहा हूं यहाँ पे, कन्वर्स, है ना, यहाँ पे लिख देता हूं मैं कन्वर्स। यहाँ पे लेट m1 m2 इक्वल टू माइनस वन, इस बार ये गिवन है। तो क्या इसकी हेल्प से आप ये प्रूव कर पाते हो कि जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होती है या नहीं होती है। तो एक बात बताना, किसी भी तरीके से अगर मैं इसका हेल्प लेके, इसका यूज करके ये प्रूव कर दूं कि जो दो इंक्लिनेशन है लाइन के उनका डिफरेंस 90 है, तो क्या आप लोग ये बोल पाओगे कि जो दो लाइन है वो परपेंडिकुलर है? बोलो, अगर इंक्लिनेशन का डिफरेंस 90 है तो लाइन परपेंडिकुलर हो जाएगी। अभी अभी अपन ने देखा था। तो वही चीज अपन यहाँ से प्रूव करेंगे। तो इसकी वैल्यू रख दो यहाँ पे, इसको तो इधर ही रहने दो। चलो m1 इक्वल टू माइनस वन अपॉन m2 लिख दिया, ठीक है। तो ये है अपना टेन अल्फा वन, ये हो जाएगा माइनस वन अपॉन टेन अल्फा टू, ये हो जाएगा टेन अल्फा वन, ये हो गया माइनस कोट अल्फा टू, ठीक है जी। तो टेन अल्फा वन, ये जो लिखा हुआ है आपके सामने कोट अल्फा टू, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, टेन 90 प्लस अल्फा टू। ये जो प्रोसीजर है इसी का उल्टा करना है अपने को, ना। ये जो प्रोसीजर अपन ने यहाँ पे किया था इसका जस्ट उल्टा कर रहे हैं। तो क्या ऐसा लिख सकता हूं मैं, माइनस कोट अल्फा टू को टेन 90 प्लस अल्फा टू लिख सकता हूं। देख लो आप इसको सोल्व करके क्या ही आ रहा है, ठीक है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा 90 प्लस अल्फा, तो सेकंड क्वाड्रेंट में टेंजेंट नेगेटिव होता है और 90 है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा टेन कोट में, ठीक है। अच्छा, ये तो लिख ही सकता हूं, लेकिन क्या मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, ये जो लिखा हुआ है ना इसको मैं ये भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं, टेन अल्फा टू माइनस 90। ये तो ठीक है, आपको समझ में आ गया। इसके बारे में थोड़ा विचार करो, क्या ऐसे लिख सकता हूं, टेन अल्फा टू माइनस 90, क्या ऐसे लिख सकता हूं, बोलो। यस सर। क्यों? क्योंकि अगर मैं यहां से माइनस कॉमन लूंगा, समझना, यहां से माइनस कॉमन लूंगा तो इसको लिख सकता हूं मैं टेन माइनस 90 माइनस अल्फा टू, ऐसे लिख सकता हूं। और टेन माइनस थीटा होता है माइनस टेन थीटा, यानी कि माइनस टेन 90 माइनस अल्फा टू, और ये माइनस पहले से ही आ चुका है। और टेन 90 माइनस मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू पॉजिटिव होती है, फंक्शन चेंज होगा केवल, तो कोट अल्फा टू बन जाएगा ये भी। तो ऐसा भी लिख सकता हूँ। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो पूछ लेना, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का ही है। एक सबसे बुरी आदत तो ये है तुम्हारी क्लास में कि पूछते नहीं है कुछ बच्चे, तो कम से कम 4-5 बच्चे, 6-7 5-6 बच्चों को कंसेप्ट समझ में नहीं आते तो वो क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। जितना मेरे को लगता है उतना मैं बता देता हूँ। तो ये चीज आ जाएगी, ऐसे भी लिख सकता हूँ, ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि अल्फा वन या तो 90 प्लस अल्फा टू के इक्वल होगा, वापस से वही बात है, क्योंकि ये 0 से 180 के बीच में है कहानी, और 0 से 180 के बीच में है, तो डेफिनेटली अल्फा वन अल्फा टू इक्वल है, तो सॉरी 10 इक्वल है तो उनके एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा, या फिर और अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू माइनस
90 हो जाएगा। तो अल्टीमेटली दोनों का मतलब तो यही निकल के आ रहा है ना कि इंक्लिनेशन का जो डिफरेंस है वो 90 है। दोनों कहानी जो दोनों स्टेटमेंट अपने लिखे हैं आप, Yes, sir. ठीक है। चाहे आप ये कंडीशन ले लो चाहे आप ये कंडीशन ले लो, दोनों का मतलब ये है कि जो डिफरेंस है वो 90 है। और अगर डिफरेंस 90 है तो परपेंडिकुलर बोल सकते हैं अपन। थोड़ी सी जगह और चाहिए तो अपन यहाँ पे लिखेंगे, इसके आगे यहाँ से लिखेंगे। Therefore, difference between inclination of L1 and L2, difference between inclination of L1 and L2 will be 90 degree and this implies that L1 will be perpendicular to L2, ठीक है। तो अगर M1 M2 इक्वल टू -1 है तो परपेंडिकुलर है तो दोनों की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। या फिर इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो उनकी स्लोप है वो एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल है ना। रेसिप्रोकल देखो, M1 इक्वल टू -1/M2 का मतलब क्या होता है, M1 इक्वल टू 1/M2 होता है तो रेसिप्रोकल, और नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया है ना। एक दूसरे की स्लोप जो वो एक दूसरे की नेगेटिव रेसिप्रोकल अगर है तो फिर अपन उनको परपेंडिकुलर बोल सकते हैं। ये लिखो, फिर अपन नोट लिखेंगे कि अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर। ये स्टेटमेंट आप याद रखें, एग्जाम में आ जाता है एमसीक्यूज में। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। M1 इक्वल टू 1/M2 है, इसका मतलब होता है रेसिप्रोकल होना, और माइनस भी आ गया साथ में तो नेगेटिव रेसिप्रोकल हो गया। अदरवाइज ये भी स्टेटमेंट आ सकता है कि जो प्रोडक्ट है उनका स्लोप का प्रोडक्ट वो -1 होता है। इसका स्क्रीनशॉट लो आप, फिर एक नोट लिखते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. काफी इंपॉर्टेंट चीजें अपन ने देखी आज, और इनको अच्छे से रिवाइज करके आए आप लोग, वरना ऐसा नहीं है कि क्लास ज्वाइन करी क्लास खत्म हुई बस अगली बार जब कल ज्वाइन करेंगे तब बात करेंगे। देखो नोट लिखता हूं। Two non-vertical lines will be perpendicular to each other if and only if their slopes are negative reciprocals of each other। नेगेटिव रेसिप्रोकल्स ऑफ ईच अदर, ये वाली लाइन मैंने इसलिए लिखवाई है क्योंकि प्रोडक्ट -1 होना ये तो बिल्कुल इजी है, लेकिन ये वाली काफी बार एग्जाम में आ सकती है। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब यही है ना। रेसिप्रोकल का मतलब होता है x का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x होता है। नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब -1/x हो जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं 2 का माइनस नेगेटिव रेसिप्रोकल पूछूं तो क्या बताओगे तुम मेरे को, -1/2 ही तो बताओगे। सिंपल सी बात है। दैट मीन्स कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 if and only if M1 M2 इक्वल टू -1। लो इसका स्क्रीनशॉट। या फिर एक मिनट, जो अपन ने लिखा है उसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब तो प्रोडक्ट -1 होना है ना। जो अपन ने लिखा है नेगेटिव रेसिप्रोकल उसका प्रॉपर मीनिंग ये है। बात आ रहा है कि दोनों एक ही है, M1 इक्वल टू -1/M2। इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर क्लास सेंड करता हूँ और इसको रिवाइज करके आएंगे कल अपन। क्वेश्चन ही क्वेश्चन है, एक एंगल और बनाना है, स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में एंगल निकालना और सीखेंगे। तो हो गया, चलो क्लास सेंड। Yes, sir. Yes, sir.